जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। लीजिए आज का किस्सा लेकर हाजिर हूँ। आज का किस्सा संगीत जगत से संबंधित है और ज़ाहिर बात है कि फ़िल्म संगीत जगत से ही संबंधित है। तो किस्सा आरंभ करने से पहले आज के किस्से का पहले का हिस्सा, बातचीत का पहले का हिस्सा कि अगर ये चैनल अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको सबसे पहले इन वीडियो के सूचक मिल सकें, इनकी सूचनाएँ मिल सकें और आप देख सकें। आप में से कुछ मित्रों की ये बात कहनी है कि भई बीच में आप कुछ एक बार लाइव आए थे किस्से लेकर, तो अब कभी फिर लाइव आइए। बिल्कुल, कभी अगर ऐसी उपयुक्तता रही और ऐसा समीचीन लगा, तो निश्चित रूप से मैं आपके सामने किस्से लाइव लेकर भी आऊँगा। लेकिन वो कभी-कभार की बात कभी हुई तो होगी, अन्यथा नियमित रूप से तो ऐसे वीडियो के रूप में ही किस्से आपके सामने रखूँगा। आज का किस्सा यूँ है कि देखिए आर.डी. बर्मन बहुत बड़ा नाम था। ये बात और है कि हम किसी भी फ़िल्म संगीतकार के बारे में बात करेंगे तो कमियाँ हर जगह मिलती हैं, क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त कोई भी परफेक्ट तो है ही नहीं। परफेक्शन एक धोखा है और कुछ नहीं है, क्योंकि परफेक्शन जैसा कुछ होता नहीं है। हाँ, उसके लिए कोशिशें की जा सकती है, तो आर.डी. बर्मन के यहाँ भी बहुत से ऐसे गाने मिलेंगे, कुछ नहीं अनेक गाने मिलेंगे जो पाश्चात्य धुनों से, विदेशी धुनों से ठीक-ठीक नकल किए गए हैं, ठीक-ठीक नकल। कुछ ऐसे गाने मिलेंगे जहाँ प्रेरणा भाव कह सकते हैं, ठीक-ठीक नकल तो नहीं लेकिन वहाँ से आधार भूमि ली गई है। लेकिन ये बात भी सच है कि आर.डी. बर्मन की अपनी मौलिकता भी बड़ी थी। हालाँकि जहाँ तक मेरा निजी सवाल है तो मैं हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े संगीतकार के रूप में नाम लेता हूँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और उनके बाद लेता हूँ शंकर जयकिशन का। मेरी निजी जो पसंद है उसके अपने कारण भी है क्योंकि मैं फ़िल्म संगीत का विशेषज्ञ हूँ, तो मैं उस नाते भी बात कर रहा हूँ। सिर्फ़ निजी पसंद की बात नहीं है, लेकिन आर.डी. बर्मन भी एक बड़ा नाम था। हुआ ये कि जीपी सिप्पी साहब आपको भी पता है कि बहुत बड़ा नाम, हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम है जीपी सिप्पी, गोपाल प्रसाद सिप्पी। उनका छोटा नाम लिखा जाता है जीपी सिप्पी, जी डॉट पी डॉट सिप्पी। तो इन्होंने शोले बनाई थी, 1975 में रिलीज़ हुई। लेकिन ये शोले पीछे एक और वीडियो में भी बात हो चुकी है कि शोले फ़िल्म 2 बार बनी। एक बार बी आर चोपड़ा ने बनाई थी और बी आर चोपड़ा ने जो शोले फ़िल्म बनाई थी, तो वो ध्यान दीजिएगा वो शोले फ़िल्म है वो 1952 में आई थी, बी आर चोपड़ा की शोले फ़िल्म। 1952 में वो रिलीज़ हुई, तो जब इन लोगों ने यानी कि 73 के आसपास में बनाना शुरू किया था शोले फ़िल्म सिप्पी फ़िल्म्स ने, जीपी सिप्पी साहब के बैनर ने, तो इन्होंने फिर बी आर चोपड़ा साहब से वो परमिशन ली शोले फ़िल्म के टाइटल के लिए और अपनी फ़िल्म रिलीज़ की। तो जीपी सिप्पी साहब के यहाँ भप्पी सोनी वगैरह ये निर्देशक हुआ करते थे। जैसे शम्मी कपूर की राजश्री के साथ जो फ़िल्म थी ब्रह्मचारी, गाना आपको याद होगा दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर और एक गाना 2 बार था मैं गाऊँ तुम सो जाओ और चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी। जूनियर महमूद ने बड़ा लाजवाब अभिनय किया था और बाद में इसी फ़िल्म को कॉपी करके ड्रीम गर्ल बनाई गई थी और इसी फ़िल्म की लगभग पूरी कॉपी करके मिस्टर इंडिया बनाई गई थी। अगर वो गायब होने वाला पोर्शन छोड़ दें विलेन को, तो ये जो अनाथ बच्चों वाला मामला है और वो पालना, ये सब जो है सारा यानी कि चक्के पे चक्का जो है उसकी सीक्वेंस में गाना भी मिस्टर इंडिया में फ़िल्माया गया था, ज़िंदगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है। तो ये ख़ैर चलता रहता है। तो वो जो ब्रह्मचारी फ़िल्म थी ना, वो भप्पी सोनी ने डायरेक्ट की थी, निर्देशित की थी। उसके बाद में जीपी सिप्पी साहब ने अपने बेटे रमेश सिप्पी को निर्देशन के मैदान में उतार दिया और उनकी पहली फ़िल्म आई थी, वो थी अंदाज़। ठीक है? ये अंदाज़ फ़िल्म 1971 में आई थी। ये हेमा मालिनी जी को यहाँ लिया गया। इधर 1971 में एक और फ़िल्म जॉनी मेरा नाम हेमा मालिनी जी की आई, वो बड़ी हिट हुई थी।
गोल्डी, विजय आनंद की निर्देशन, गुलशन राय वाली, वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। ब्रह्मचारी, ये अंदाज फ़िल्म इतनी हिट नहीं हुई थी, लेकिन यह अंदाज फ़िल्म में छोटा-सा एक रोल किया था राजेश खन्ना ने, कैमियो टाइप, आज की भाषा में कैमियो कहेंगे, उस समय गेस्ट अपीयरेंस यानी अतिथि कलाकार कहते थे। और उनका एक गाना था, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। शंकर जयकिशन के लिए किशोर कुमार ने बहुत कम गाने गाए थे, गिनती के, और उनमें से एक ये गाना था जो बहुत बड़ा हिट हुआ। पूरी फ़िल्म पर ये गाना और राजेश खन्ना का ये कैमियो छा गया था, गेस्ट अपीयरेंस। तो अंदाज़ फ़िल्म जो थी, यहाँ से रमेश सिप्पी की एंट्री होती है 1971 में बतौर निर्देशक। फिर 1972 में इन्होंने हेमा मालिनी का जो है एक ऐसा वर्ज़न तैयार किया था, मतलब राम और श्याम फ़िल्म का महिला वर्ज़न तैयार किया और वो सीता और गीता बनाई, तो वो सुपरहिट रही, ठीक है? यहाँ फिर इसके बाद इन्होंने शोले बनानी शुरू की, तो शोले बनानी शुरू की तो 73 में बनानी शुरू की थी इन्होंने, जंजीर से थोड़ा-सा जब जब जंजीर बन रही थी उसके आस-पास की बात। 75 में शोले रिलीज़ हुई, यहाँ पर फिर बड़ा अच्छा सुपरहिट का मामला था। और संगीत, जब सीता और गीता की बात है तो देखिए वो अंदाज़ फ़िल्म तक तो शंकर जयकिशन थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि शंकर जयकिशन की जोड़ी टूट गई, क्योंकि जयकिशन साहब का देहांत हो गया था और 71 में जॉनी मेरा नाम के साथ-साथ में जब ये आई मेरा नाम जोकर, तो बस इसके बाद में शंकर जयकिशन तो जोड़ी रही ही कहाँ, सिर्फ शंकर रह गए थे। उधर शैलेंद्र जा चुके थे तो फिर हसरत रह गए थे। तो हसरत से अंदाज में उन्होंने लिखवा लिया था, गाने लिखवा लिए थे। लेकिन फिर यहाँ सीता और गीता में रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी और सिप्पी फ़िल्म्स को ज़रूरत पड़ी कि अब एक नया सेटअप बना जाए म्यूज़िक का, और यानी संगीतकार का और गीतकार का। तो यहाँ आनंद बख्शी को लिया गया, उस समय बड़ा नाम था। आनंद बख्शी खैर अगले 20-22 साल और बड़ा नाम रहे। तो उसके बाद में आनंद बख्शी का जब ये बड़ा नाम था, और साथ ही साथ में ये भी था कि संगीतकार के रूप में आर डी बर्मन को लिया जाए। अब आर डी बर्मन से बात की गई, तो आर डी बर्मन की एंट्री हुई सीता और गीता में, बड़ा अच्छा म्यूजिक था, हिट संगीत था, शोले का हिट संगीत रहा। वो ठीक है कि किस गाने को कहाँ से कॉपी किया गया और किसे नहीं किया गया, कौन-सा मौलिक था, वो दूसरी बात है, लेकिन था ऐसा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत लंबा गैप आया, शोले से बड़ी फ़िल्म बनाने के चक्कर में रमेश सिप्पी ने शान फ़िल्म बनाई, आंसर टू हेमा मालिनी में मैं इसका ज़िक्र कर चुका हूँ विस्तार से, तो 80 में फिर शान आई। अब सीता और गीता में आर डी बर्मन थे, शोले में आर डी बर्मन थे बतौर संगीतकार, शान में बतौर संगीतकार आर डी बर्मन थे। उसके बाद में सिप्पी फ़िल्म्स के बाहर जब शक्ति फ़िल्म बनाई मुशीर रियाज़ के लिए, एमआर प्रोडक्शन के लिए, जब रमेश सिप्पी ने, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी जी वाली, तो वहाँ भी संगीतकार आर डी बर्मन थे। फिर जब सिप्पी फ़िल्म्स के बैनर तले डिम्पल का कमबैक करते फ़िल्म बनाई थी, डिम्पल कापड़िया का सागर, चेहरा है या चाँद खिला, जुल्फ़ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। लेकिन यहाँ फिर आनंद बख्शी नहीं, फिर यहाँ जावेद अख्तर की एंट्री हो गई थी, गीतकार के रूप में, सागर में। तो कमल हासन, डिम्पल कापड़िया और ऋषि कपूर, यहाँ भी संगीतकार आर डी बर्मन थे। अब उसके बाद आता है वर्ष 1989, यानी 85 के बाद में फिर 4 साल का ब्रेक आता है। बनाने में 3 साल का, रिलीज करने में 4 साल का ब्रेक आता है, और फिर यहाँ 88 के आसपास फ़िल्म इन्होंने बनानी शुरू की, भ्रष्टाचार। अब ये जो भ्रष्टाचार फ़िल्म इन्होंने बनानी शुरू की, इसमें मिथुन चक्रवर्ती को लिया गया, रेखा को लिया गया और रजनीकांत को लिया गया। साथ में शिल्पा शिरोडकर जो तब नई नवेली थी, अनुपम खेर जो आदी हो चुके थे कि हर साल इनकी 12-15 फ़िल्में आती थी, अनुपम खेर की। अनुपम खेर ने अपने करियर के शुरू के 5 साल में 60 फ़िल्में की थी। रिलीज़ हो चुकी थी 60 तो, रिलीज़ मतलब हर महीने एक फ़िल्म, यूँ समझिए। तो अब ये जो फ़िल्म थी भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार फ़िल्म के लिए वो सागर में जब जावेद अख्तर को याद किया गया, तो वापस यहाँ आनंद बख्शी को याद किया गया और आर डी बर्मन को लिया गया। अब ये जो मामला बैठा था आर डी बर्मन को,
साइन कर लिया गया था, फ़िल्म उन्हें दे दी गई थी कि आप म्यूज़िक बनाओ, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि उन्हें हटा दिया गया। उसका एक बहुत बड़ा ठोस कारण है। देखिए, जो फ़िल्म इंडस्ट्री है ना, यहाँ दोस्तियाँ, प्रेम ये सब फालतू की बात है। बहुत अपवाद स्वरूप अगर कहीं कोई याराना या दोस्ती वाली बात हो कि किसी ने अपने संबंध निभाए, याराना निभाए तो बात दूसरी, अन्यथा यहाँ सब मार्केट पर आधारित संबंध। आपका बाज़ार है, मतलब आप बाज़ार में बिक रहे हैं, आपका अभिनय, आपका म्यूज़िक, आपके गाने बिक रहे हैं, तो आपके सब दोस्त हैं, अन्यथा आपका कोई दोस्त नहीं है। ये फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत क्रूर है। यहाँ सारा धन पर चलता है। संबंधों के निभा के लिए वो लोग बहुत कम होते हैं जो अपवाद है, और अपवादों से दुनिया नहीं चलती। तो सोचिए कि 1972 से जो सीता और गीता से साथ चला था, वो 17 साल बाद यहाँ पर आकर भ्रष्टाचार फ़िल्म में टूट गया, और आर डी बर्मन को, चूँकि 1989 तक आर डी बर्मन जो हैं वो बहुत मतलब यूँ समझिए पिट चुके थे। उनका सितारा डूब चुका था, उनका म्यूज़िक चलता नहीं था। उन्होंने लाइन से फ्लॉप फ़िल्में दी, मतलब दर्जनों फ्लॉप फ़िल्में दी लाइन से। फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के हिसाब से भी फ्लॉप, और उनके म्यूज़िक संगीत के हिसाब से भी फ्लॉप। तो और ख़ैर उसके बाद तो भ्रष्टाचार फ़िल्म में यहाँ आर डी बर्मन को हटा कर ले लिया गया। अच्छा, 1991 में 2 साल बाद एक फ़िल्म आई अकेला, अमिताभ बच्चन की, तो ये मुशीर रियाज़ की, वो शक्ति वालों की फ़िल्म थी। प्रोडक्शन हाउस वही था, प्रोड्यूसर निर्माता वही थे, तो इसमें भी आर डी बर्मन ने जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया। और ख़ैर 1994 में तो 4 जनवरी को आर डी बर्मन दुनिया ही छोड़ गए थे। आखिरी वक़्त बहुत बुरा था उनका। 1-2 साल नहीं, पिछले 8-10 साल बहुत बुरे थे। सागर के बाद से, सागर भी वो इकलौती सफलता थी, उसके आगे-पीछे भी फ्लॉप रहे, लेकिन उसके बाद तो वो फ्लॉप ही थे। वो कहीं चले ही नहीं, इंद्रजीत वगैरह में। तो ये भ्रष्टाचार फ़िल्म आपको याद होगी, क्या था इसमें? एक वो अच्छा, एक और है, उस समय ऐसा था कि लता मंगेशकर और आशा भोसले, इनके लिए कहा जाता था कि ये विदेशों में शो बहुत कर रही हैं। विदेशों में ही रहती है, ज़्यादातर शो करती रहती है, तो यहाँ म्यूज़िक डायरेक्टरों को उपलब्ध नहीं होती थी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने क्या किया था कि एक दौर चलाया जिसमें नए लोगों को मौका दिया, नए गायक-गायिकाओं को। बहुत मौका दिया उन्होंने, हीरो फ़िल्म से, चाहे लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, तू मेरा जानू है ना, तू मेरा दिलबर, अनुराधा पौडवाल को याद दिया। वैसे ये गाना डब किया जाना था बाद में लता जी की आवाज़ में, लेकिन वो नहीं किया और वो रख लिया। इसी तरीके से प्यार झुकता नहीं मैं तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता। ये गाना कविता कृष्णमूर्ति की, लता जी की आवाज़ में डब किया जाना था बाद में, लेकिन वो अच्छा लगा और वो वहीं रख लिया गया, और वहाँ से वो कविता जी का करियर बन गया। तो ये हसीना मेरी नींद चुराती है, यहाँ सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति को लिया गया। ये सुदेश भोसले जो फिर वो जुम्मा चुम्मा से सुपरहिट हो गए थे, और इस भ्रष्टाचार फ़िल्म का एक ही गाना चला था, जो अच्छा भी था, चला, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी-मीठी बातें करते हैं, जब नैना बातें करते हैं, दिल मुलाकातें करते हैं, सुरेश वाडेकर और अनुराधा पौडवाल। हालाँकि अनुराधा पौडवाल की आवाज़ इस गाने की सबसे बड़ी कमज़ोरी और कमी है, लेकिन ठीक है। शिल्पा शिरोडकर जो अंधी होती है इस फ़िल्म में, उन पर ये फ़िल्माया गया था, और अभिनव चतुर्वेदी, वो जो बुनियाद सीरियल वाला नन्हा, नन्हे, है ना? वो। और एक था अलका याग्निक का मेरे सीने से लग जा, अलका याग्निक का एक और गाना था ऊँट वाली से, ये 2 अलका याग्निक के सोलो थे, है ना? उसके बाद मोहम्मद अजीज़ का एक सोलो था, इस दुनिया में कौन सुनेगा। तो कुल मिलाकर ये 5 गाने थे, 5 गानों में 2 डुएट थे, 3 सोलो थे। और फ़िल्म का म्यूज़िक कोई बड़ा हिट नहीं था, बस एक तेरे नैना मेरे नैनों से, ये चार्ट बस्टर में तब चला करता था। तो कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार फ़िल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया जाना, और उसके बाद में अकेला फ़िल्म में लिया जाना कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखा सका। लेकिन एक दुखद चमत्कार ये अवश्य हुआ था कि रमेश सिप्पी के यहाँ पहली बार आर डी बर्मन को हटाया गया था। 17 वर्षों के उनके साथ में पहली बार आर डी बर्मन को फ़िल्म में लेकर निकाल दिया था। नहीं लेते तो कोई बात नहीं, लेकिन आर डी बर्मन कम से कम इतने सम्मान के तो अधिकारी थे कि उन्हें लेकर नहीं निकाला जाता। लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत निर्दय है।
बहुत निर्दयी है, इतनी निर्दयी है कि यहाँ पर मैंने कहा ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफल था, बाजार मार्केट में आपकी वैल्यू कितनी है वही देखी जाती है। आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक तमाम आपत्तियों, तमाम ऐतराजों के बाद भी हिंदी सिनेमा की बहुत बड़ी थाती है, अमूल्य धरोहर है। प्रणाम पंचम दा को, आर डी बर्मन साहब को, उनके संगीत को प्रणाम। जहाँ भी हैं खुश रहें, सदा सुखी रहें, उनकी आत्मा जहाँ भी रहे प्रभु की शरण में रहे। और बस मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो आपकी शरण में है, आप इस पर कृपा करें। अच्छा लगा तो पसंद कीजिए, और ये चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ये वीडियो आपको तुरंत मिल सके, आप आराम से और जल्दी से जल्दी देख सकें, हाथों हाथ देख सकें। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले किस्से के साथ। प्रणाम।